2025 जूनियर इंजीनियर पूरे पावर कॉरपोरेशन की ट्रांसमिशन की और उत्पादन की लीड भी है और लीड भी है। आप हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। उपभोक्ता सबसे पहले आप ही से मिलता है, या ट्रांसमिशन में जो भी काम करना होता है, उत्पादन में जो भी काम करना होता है, सारा टेक्निकल का काम जूनियर इंजीनियर संवर्ग पर निर्भर होता है। तो आप इस ऊर्जा संरचना के विश्वकर्मा हैं, आपको शत-शत नमन। अभी जयप्रकाश जी ने काफी लंबा मांग पत्र पढ़ा। मुझे लगता है उसमें पिछले 30 साल से वही मांग पत्र चलता आ रहा है, जो जो मांगे रह जाती हैं वो बैलेंस चलती रहती हैं आगे। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि 30 वर्षों में देश दुनिया काफी परिवर्तित हो चुकी है। उनमें से जो मांगे अब रेलेवेंट नहीं रहेंगी उनको डिलीट कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा समय भी बचेगा और कागज भी बचेगा। लेकिन जो रेलेवेंट मांगे हैं उनके बारे में आप जरूर अपनी बात मजबूती से रखिए, उन पर हम विचार भी करेंगे। एक चीज मैं देखता हूं, सभी कर्मचारी संगठन कहते रहते हैं कि हमारा मैन पावर बढ़ाइए। हमारा मानक था 1990 का ये कि इतने पे इतना होगा, इतने पे इतना होगा। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे संख्या बढ़ रही है, उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 7-8 साल में दोगुनी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कर्मचारियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा। हमें किसी भी संगठन को चलाने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को ही देखना पड़ेगा। हम लोग इनकम को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं कि साहब हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ गया, हम लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, चीजों में सुधार है, एटीएनसी में थोड़ा घटोतरी हुई, लाइन लॉस में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, थ्रू रेट में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंडिचर साइड भी तो देखिए। पावर परचेज कॉस्ट कितनी बढ़ी, सैलरी कॉस्ट कितनी बढ़ी, वेतन कितना बढ़ गया, संविदा का कितना बढ़ गया, ओएनएम कितना बढ़ गया। पिछले 7-8 वर्षों का देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ रहा है 7 से 7.5 पौने 8% के बीच में, सब कुछ मिला दिया जाए तो। और खर्चा कितना बढ़ रहा है? खर्चा बढ़ रहा है 10% से ज्यादा। तो कैश गैप जो था कॉर्पोरेशन का, जो वर्ष 2021 में 8,000 करोड़ था, वो अब बढ़ के इस साल 46,000 करोड़ हो गया। ऐसी स्थिति रही अगले साल ये 50-55 हो जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। तो ये हम सबको समझना है कि कोई भी सरकार, यही नहीं दुनिया में भी कहीं भी कोई भी हो, इतनी बड़ी धनराशि कैश गैप में किसी भी कॉर्पोरेशन को लंबे समय तक नहीं दे सकती। बार बार आप कहते हैं समझौता हुआ था कि हम को 1 साल में ठीक कर देंगे। सुनता हूं कि साहब हमें दे दीजिए, हम 1 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इतने साल से तो वही आप ही तो हो, इस पूरे संगठन की भी रीढ़ है, निगम की भी रीढ़ है। तो आज से शुरू कर दीजिए काम करना। मैं नहीं कह रहा नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा आज से उस दिशा में करना शुरू कर दीजिए। हमें ठीक करना है, ठीक करने की दिशा में काम करना शुरू कीजिए। अभी मैं किसी की बुराई नहीं करने वाला हूं, लेकिन आंकड़े में बताना चाहूंगा। और ये आंकड़े सब हमारे ईआरपी से ही निकले हुए आंकड़े हैं। जो आप आंकड़े भरते हैं, आप एक्सीएन जो आंकड़े CS3 CS4 में भरते हैं, फिर जो अकाउंट में भरे जाते हैं, ये वही आंकड़े हैं। हमने कहीं से बाहर से नहीं निकाले हैं। कोई जो है अलग से जो है डायरेक्टर फाइनेंस ने कोई आंकड़े अलग से नहीं बनाए हैं। ये वही आंकड़े हैं। आप हमारे साथ बैठ जाइए, वही आंकड़े मिलेंगे, अकाउंट्स के ही निकले हुए हैं। 2021 में हमारा कैश गैप था, 2021 में हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्ट किया 49,000 करोड़, 23-24 में 62,000 करोड़। कुल खर्चे का जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो 23-24 में केवल 58% था, अर्थात 42% हमें सरकार ने दिया।
ठीक है, हम अपने जितना खर्चा करते हैं रेवेन्यू से केवल 58% ही ले पाते हैं। सब्सिडी मिला लीजिए, चलिए सब्सिडी मिला लिया जाए तो 74% कर लेते हैं, तब भी 26% हमारा जो है नेट गैप रहता है। जितना हम खर्चा करते हैं उसके सापेक्ष रोकड़ा चाहिए होता है, तो उसमें 26% का गैप रहता है, जिसमें सरकार को पैसा देना पड़ता है और ये बढ़ता जा रहा है। और ये और इसलिए बढ़ता जाएगा कि जितनी भी यूनिट बिजली हम पब्लिक को देते हैं, हर यूनिट पे हमें हानि है। अब आपको बताएं, पूर्वांचल में प्रति यूनिट हानि पिछले साल 4 रुपए 33 पैसे थी, दक्षिणांचल में 3 रुपए 99 पैसे थी, मध्यांचल में 3 रुपए 59 पैसे थी, पश्चिमांचल में 1 रुपए 73 पैसे थी, कैस्को में 1 रुपए 46 पैसे थी। हम कैस्को को कहते हैं कैस्को बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाइव लॉसेस कम हो गए, तब भी वहां पर इतनी हानि थी। और यूपीपीसीएल का अगर एक समय आंकड़ा देख लिया जाए तो 3 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट की हानि थी। कहने का मतलब है जितनी बिजली हम देंगे उतनी ज्यादा हानि हम करेंगे। जनता को तो 24 घंटे बिजली चाहिए, तब तक उसको मना करेंगे कि हम 24 घंटे नहीं देंगे। हर साल जो है मांग बढ़ती ही जाएगी, गर्मी बढ़ती जा रही है, हर साल मांग 7 से 10% बढ़ जा रही है ओवरऑल। लेकिन अगर अप्रैल के महीने में देखें, मई के महीने में देखें, तो मांग जो है 20, 25, 30, कभी कभी 60% की जो है, अगर डे टू डे कंपैरिजन करें, मांग बढ़ रही है। और मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा कि इस बार जो भीषण गर्मी थी अप्रैल, मई, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, हमारे सभी लोगों ने, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के लोगों ने, ट्रांसमिशन के लोगों ने, उत्पादन के लोगों ने पूरे मनोयोग से काम करके निर्बाध विद्युत आपूर्ति 24 घंटे की है। आपसे इसके लिए बधाई के बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो असलियत है उसको भी समझने की जरूरत है। मैंने बताया कि 2020-21 में 8,000 करोड़ का गैप था, इस साल 46,000 करोड़ का गैप है, और अगले साल इससे ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। बिलिंग एफिशिएंसी देखें हम अपनी, तो बिलिंग एफिशिएंसी हम कह रहे हैं कि हमारी अभी तक इस साल, पिछले साल तो 84% थी, इस साल अभी तक अक्टूबर तक का आंकड़ा 82% का, 82% का। लेकिन अगर टर्नअप देखा जाए तो टर्नअप रूरल एरिया में 50% है, अर्बन एरिया में 91% है। इसका मतलब हमें काफी और काम करने की जरूरत है। वर्तमान में ओटीएस चल रहा है, ओटीएस में देखा जा रहा है कि जो नेवर पेड कंज्यूमर है, नेवर पेड कंज्यूमर का मैं बता दूं आपको, 3 करोड़ 52 लाख कंज्यूमर में 62 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जो नेवर पेड हैं, जिनके ऊपर लगभग 34,000 करोड़ का बकाया है। और अभी ओटीएस में देखा जाए तो नेवर पेड कंज्यूमर्स का जो टर्नअप है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इतने दिनों से असिस्टेड बिलिंग हुई, हमने चिन्हित कर लिया, सबको देख लिया कि साहब घोस्ट कंज्यूमर में नहीं है। उस असिस्टेड बिलिंग का ही नतीजा आया कि साहब 4-5% से ज्यादा घोस्ट कंज्यूमर नहीं है, बाकी सब वेरीफाइड हो गए। ये आप ही कहां खड़ा है, लेकिन ओटीएस में कहां पर है सारे, कोई नहीं आ रहा सामने। आप ही की वेरीफाइड फिगर है। तो अगर हमें सुधार की तरफ जाना है तो बकाये को तो वसूल करना पड़ेगा। एक और नारा दिया जाता है कि साहब अगर सारा बकाया वसूल हो जाए तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चा बिल्कुल सदाचारी हो, सब कुछ हो तो बड़ा होकर बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। लेकिन उससे आगे एक शब्द लगा है, क्या है वो शब्द? अगर। ये अगर ही शब्द बहुत बड़ा होता है ना। बचपन में हम सपना देखते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा वो, लेकिन अगर आ जाता है। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता तो मेरी आदत अच्छी हो जाती, अगर मैं शराब नहीं पीता तो मेरी जो है हेल्थ अच्छी होती, अगर मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेता तो मैं कुछ और हो जाता। तो ये अगर शब्द बड़ा बहुत बड़ी चीज है कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर बकाया वसूल हो जाए तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अगर कहां है, ये अगर कहां, कौन खत्म करेगा?
तो मैं आपका ये 2 दिन का जो अधिवेशन है, आपसे आह्वान करूंगा कि इस अगर की गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाइएगा इन 2 दिन में, कि ये अगर वाली चीज जो है, इस अगर की कार्य योजना कुछ बना सकें आप, तो हमें भी प्रस्तुत करिएगा और उसको कार्यान्वित करिएगा, जिससे कि ये जो अगर है ये डगर में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, एक्शन प्लान में परिवर्तित हो जाए। हम अपने ज्ञान चक्षु खोल के कुछ आंकड़ों पे नहीं, कुछ जो है जो देश में रैंकिंग है उसके बारे में भी देख लें। कैस्को की जो रैंकिंग आई है वो 100 में से उसको 42 नंबर मिले, जबकि देश के जो अन्य डिस्कॉम हैं जो ए कैटेगरी में हैं उनको 90, 95, 96 नंबर मिलते हैं। कैस्को को 42 नंबर मिले, सबसे आगे हमारे। पश्चिमांचल को 59 नंबर मिले, इस श्रेणी में आए। दक्षिणांचल को केवल 7 नंबर मिले, C-। पूर्वांचल को 5 नंबर मिले, C-। मध्यांचल को 3 नंबर मिले, C-। ये जो डिस्कॉम की रेटिंग है, तो ये मैं आपको जो है हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये केवल इसलिए कह रहा हूं कि वो अगर को डगर की राह पे बदलना है तो कुछ ना कुछ एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। केवल हम अपने जो उपलब्धियां हैं उनका गुणगान करते करते जो है खुश नहीं हो सकते। जो हमारी फेलियर्स हैं उनको भी ठीक करने के लिए हमें ही कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो आधा चीज नहीं देखिए कि साहब जो है हमारा लड़का बड़ा अच्छा पढ़ता है, गणित में 90 नंबर लाया, हिस्ट्री में 95 लाया, लेकिन वो नहीं देख रहे हो कि साहब ड्रग एडिक्ट भी है। तो पहले वो बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, तब गणित के 90-95 नंबर का उसका फायदा होगा। अगर वो ड्रग एडिक्शन खत्म नहीं हुआ तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो ये जो हमारा वसूली का रिकॉर्ड है, बिलिंग का रिकॉर्ड है, कलेक्शन का रिकॉर्ड है, अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो जितनी सप्लाई हम दे रहे हैं वो हमारे और घाटे का ही कारण बनते जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखने की बात है। तो जब हम अपनी पीठ ठोकते हैं कि हम तो बड़ी अच्छी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कहीं ये भी है कि इससे घाटा हमने अपना और बढ़ा लिया है, क्योंकि हमने अपनी मीटरिंग, बिलिंग और करेक्शन ठीक नहीं किया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2 दिन के अधिवेशन में इन चीज़ों पर विचार करें और एक ऐसी कार्य योजना बनाएं कि किस प्रकार से ये धनराशि हम निकाल सकते हैं, अपनी बिलिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, मीटरिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, कलेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे निगमों के स्वास्थ्य में सुधार हो। मैन पावर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। मैन पावर बढ़ाने से कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आईटी का जमाना है, एआई का जमाना है, डेटा एनालिटिक्स का जमाना है। अब उपभोक्ता आपके पास नहीं आना चाहता, उसके पास टाइम नहीं है। उसका काम अगर एक फोन कॉल से, व्हाट्सएप से, मैसेज से हो जाए तो आपके पास क्यों आना चाहेगा? वो आपको क्यों समय बर्बाद करेगा और अपना भी समय क्यों बर्बाद करेगा? तो ये जो एक पुरानी चीज थी कि साहब एक जेई को सबसे मिलना है, आपको उपभोक्ता से मिलने की जरूरत ही नहीं है। मिलने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? अभी हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से 4 शहरों में एक रिवाइज व्यवस्था लागू की है, कानपुर, बरेली, मेरठ और अलीगढ़ में, जहां पर कॉमर्शियल फंक्शन को अलग किया गया है, टेक्निकल फंक्शन को अलग किया गया है। तो पहले जब टेक्निकल और कॉमर्शियल को अलग करने की बात होती थी, हर आदमी चाहता था नहीं साहब मुझे रेवेन्यू में मत भेजिए, है ना, हमारा काम तो टेक्निकल है, हमें टेक्निकल काम कीजिए। अब जब ऐसी व्यवस्था बना दी गई है तो हर आदमी चाह रहा नहीं साहब मुझे टेक्निकल में क्यों भेज रहे हैं, मुझे तो कॉमर्शियल दे दीजिए, क्योंकि वहां पर बिल संशोधन का काम होता है। सारे इंजीनियर कह रहे हैं नहीं जी मुझे टेक्निकल में काम नहीं करना, है ना, मेरा चीफ इंजीनियर मेरे से नाराज है तो मुझे साहब उसने जो है टेक्निकल में भेज दिया, 33 में भेज दिया, 11 kV में भेज दिया। तो मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा कल तक आप लोग ये कहते थे साहब हम तो तकनीकी अधिकारी हैं, हमसे रेवेन्यू का काम काहे ले रहे हो। जब रेवेन्यू और टेक्निकल को अलग किया तो सारे लोग जो है टेक्निकल को छोड़कर कॉमर्शियल में काम है, हमारा टेक्निकल भी काम है, कॉमर्शियल भी काम है। तो ये जो अर्बन रिस्ट्रक्चरिंग का काम है, इससे हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे और इन 4 शहरों के परिणाम के आधार पर अन्य शहरों में भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी और इसमें देखा होगा कि किसी का कोई नुकसान नहीं है।
और जो भी रिफॉर्म के कार्रवाई भी होनी है उसमें भी किसी कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये हम माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में भी जो है बड़े जिम्मेदारी से कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश है कि किसी का नुकसान नहीं होना है। आप लोगों ने जो मुझे मांग पत्र सौंपा है उस पर आपके प्रतिनिधियों के साथ बिंदुवार बैठकर वार्ता की जाएगी और वार्ता हमारी होती रहती है और एक सकारात्मक माहौल में हर बिंदु पे वार्ता की जाएगी। जनरेशन इंसेंटिव पहली बार कई वर्षों के बाद जनरेशन इंसेंटिव जो है जिसकी घोषणा हुई थी, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि कल वो जो है फाइल अनुमोदित कर दी गई है। जल्दी ही जनरेशन इंसेंटिव सभी को मिलेगा और मैं चाहता हूं कि ट्रांसमिशन और पावर कॉरपोरेशन के लोग भी इस तरह का काम करें कि उनको भी इंसेंटिव दिया जा सके। सब स्टेशन वाइज इंसेंटिव की घोषणा संविदा कर्मियों के लिए पिछले वर्ष की गई थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि उस इंसेंटिव को कोई पाना नहीं चाहता। हमारे 50% से ऊपर के जो फीडर हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर हम आपको दूसरी तरफ के आंकड़े दिखाएं तो आप भी जो है काफी दुखी होंगे। मैं ज्यादा और आपको दुख नहीं देना चाहता, आप एक खुशनुमा माहौल में आए हैं, ज्यादा आंकड़े में आपको देके दुख नहीं देना चाहता। वो मैं पटेल साहब को और आप विजय प्रकाश जी को दे देंगे, आप उस पर विचार करते रहिएगा। आपके बाकी जो मांगे हैं आपके संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उन पर वार्ता होगी और पूरी कोशिश होगी कि उनका हम समाधान निकालें और आपके हित में जो भी हो सकता है उसको वो निर्णय लिए जाए। ये आप विश्वास रखिए कि जेई हमारे जूनियर इंजीनियर्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे निगम की रीढ़ भी है और नींव भी है। तो आपके हित में जो भी हमसे हो सकेगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आपके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान कराने का हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।